Hydrolysis means what? Water to water and lysis breaking of bonds. ठीक है, तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या सिंपली जैसे वाटर के साथ रिएक्शन, तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फर्क पता है? What is the difference between hydration and hydrolysis? हाइड्रेशन में रिएक्शन होती है और हाइड्रोलिसिस में केमिकल बॉन्ड। हाइड्रेशन में क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एडिशन जब भी कहीं आता है दैट मीन्स एडिशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन वाटर का एडिशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये हाइड्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल CuSO4 प्लस 5H2O फॉर्म CuSO4 डॉट 5H2O, ये हाइड्रेशन है। ठीक है, या Na ठीक है प्लस वाटर, ये बना Na एक्वस। ठीक है, ये क्या है? ये हाइड्रेशन है। ठीक है, लेकिन अगर लिखा जाए BCl3 प्लस वाटर फॉर्म H3BO3 प्लस HCl, तो ये वाटर के साथ जो ये रिएक्शन हुई है इसमें क्या हुआ है? बॉन्ड्स टूटे हैं उस कंपाउंड के जिसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है और फिर नए बॉन्ड बने हैं वाटर के साथ, तो ये क्या कहलाएगी? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब रिएक्शन तो नीचे वाली भी है बट इसमें क्या है? वाटर के साथ जब रिएक्शन होगी तो बॉन्ड्स टूटेंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे मॉलिक्यूल में और नए बॉन्ड बनेंगे वाटर के साथ। अब देखो हाइड्रोलिसिस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? What is the necessary condition for hydrolysis? O के लोन पेयर को अकोमोडेट करना है मॉलिक्यूल ने, O के लोन पेयर को अकोमोडेट करना है, वाटर के साथ रिएक्शन करनी है, O के साथ बॉन्ड बनाना है, मतलब O का जो लोन पेयर है उसे अकोमोडेट करना है। तो क्या हुई नेसेसरी कंडीशन? मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल में ईदर ऑन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, किसी के पास भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। वो वैकेंट p ऑर्बिटल हो या d ऑर्बिटल हो, मॉलिक्यूल शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वैकेंट होने जरूरी है। अगर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं हुए, ठीक है, या वैकेंट होते हुए भी कोई कंडीशन हो सकती है कि जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रही है, यानी कि ऑक्सीजन का लोन पे ऑक्सीजन अटैक नहीं कर पा रहा है मॉलिक्यूल पर, तो क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर अगर होगी रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस होगी तो ड्रास्टिक कंडीशन में होगी सर। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर देंगे तो उससे क्या होगा? कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे और फिर वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वो कर सकता है अगर ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही चेक करनी है कि मॉलिक्यूल शुड पॉसेस वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तब तुम कह सकते हो कि हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, लेकिन और भी सिचुएशन हो सकती है वैकेंट ऑर्बिटल होते हुए भी, तो वो तुम्हें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल पता लगेगा, एक दो केसेस हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3। हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3। हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है? हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है या नहीं, तो तुम्हें इसमें नहीं ही बोलना है। अब ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाएगी हाइड्रोलिसिस,
तो ड्रास्टिक कंडीशन अगर मेंशन होगा तभी तुम्हें ड्रास्टिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अदरवाइज तुम क्या बोलोगे इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। तो इसमें हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं हो सकती? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, तीनों फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते। इट मींस central atom or surrounding atom neither can accommodate lone pair of oxygen atom। अगर यहाँ पर NCl3 होता है, सब आएगा पेशेंस, ठीक है, सबकी बारी आएगी। बी के पास वैकेंसी आ जाएगी, सब आएगा। अभी चुप बैठो तुम लोग, बार बार पूछने के चक्कर में पढ़ा नहीं देते मुझे आगे, ठीक है। तो NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, क्यों? नाइट्रोजन और फ्लोरीन नीदर कैन अकोमोडेट ऑक्सीजन का लोन पेयर, क्यों? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर नहीं सकते, ठीक है। तो NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बट ड्रास्टिक कंडीशंस में NF3 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो इन ड्रास्टिक कंडीशंस क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिख लो। इन ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोडक्ट विल बी N2O3 प्लस HF, ठीक है। कैसे बनाना है तुम्हें? तीनों F हटा देंगे, ड्रास्टिक कंडीशंस है, NF बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, एक एक करके ब्रेक होते चले जाएंगे। तो यहाँ OH आया, OH आया, OH आया, ठीक है। और फिर उसमें भी क्योंकि हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसमें से भी सारा पानी निकल गया और बस नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया N2O3, ठीक है। प्लस F और H मिलके क्या बन गया? H। तो अगर पूछा जाएगा कि NF3 की हाइड्रोलिसिस हो सकती है तो बोलोगे नहीं हो सकती है, और पूछा जाएगा ड्रास्टिक कंडीशन में NF3 की हाइड्रोलिसिस हो सकती है, या ऐसे करके पूछा जाएगा कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ NF3 इन ड्रास्टिक कंडीशंस। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में क्या है NF3 की हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट? N2O3 प्लस HF। नाउ सेकंड देखो CCl4। हाँ, हाई टेम्परेचर, अगर प्रेशर की जरूरत है तो हाई प्रेशर कर देंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन को ड्रास्टिक कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो CCl4 की हाइड्रोलिसिस होगी नहीं होगी। अब जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि भाई सेंट्रल एटम या सराउंडिंग एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। तो सेंट्रल एटम के पास तो नहीं है बट सराउंडिंग एटम के पास है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसकी हाइड्रोलिसिस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो पाती है, क्यों? क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव, और ये चार्जेस काफी ज्यादा है, ऐसे मतलब ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये जो डेल्टा चार्ज है ये कम नहीं है, ये अच्छा खासा चार्ज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा खासा है, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से पार्शियल निगेटिव चार्ज ठीक ठाक है। तो ये जो O का लोन पेयर है क्लोरीन पे अटैक नहीं कर पाएगा रिपल्शन की वजह से, निगेटिव, और ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स है निगेटिव, ठीक है। ये भी तो बोल सकता है कि प्योरली नॉन पोलर कंपाउंड है, इससे मिक्स नहीं होगा क्या? क्योंकि नॉन पोलर पूरा कंपाउंड, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो कार्बन तो अकोमोडेट कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है लेकिन फिर भी क्या होगा, इस पे पार्शियल निगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन पेयर निगेटिव रिपेल करेंगे तो वाटर अटैक नहीं कर पाएगा क्लोरीन पर, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में CCl4 की हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगी, बट ड्रास्टिक कंडीशंस में हो जाएगी, ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाएगी। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ CCl4 इन ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो उसमें भी सारे Cl नहीं हट पाते हैं, 2 ही Cl हटेंगे, 2 Cl हटेंगे और 2 OH आएंगे, और तुम्हें पता है कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते। आ रही है बात समझ में बच्चों? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ?
तो सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन तो यही है कि वेकेंट ऑर्बिटल हो मॉलिक्यूल के पास, लेकिन उसके अलावा भी जैसे वेकेंट ऑर्बिटल है लेकिन फिर भी निगेटिव निगेटिव रिपेल कर रहा है और हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाई, तो कुछ केसेस में ऐसी चीजें होंगी, तो वो याद रखना है। लेकिन सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन यही है कि वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो सबसे पहले यही चेक करना है तुम्हें, ठीक है। और तुम फिर कह सकते हो कि हाइड्रोलिसिस होगी या नहीं होगी, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर भी यही कहोगे, अगर वो कहेगा इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तो मैं 4 ऑप्शन दे दिए, तो यू विल चूज CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी अगर CCl4 है वहां पर, तो ठीक है। और वो ड्रास्टिक कंडीशन मेंशन करता है, तभी तुम कहोगे कि हाइड्रोलिसिस होगी, या प्रोडक्ट पूछेगा ड्रास्टिक कंडीशन में तो प्रोडक्ट बताओगे। ड्रास्टिक कंडीशन जब तक नहीं लिखेगा तुम अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाओगे, जो भी तुम हमेशा चलाते हो। रब कर दो, रब कर दो। चलो थर्ड देखो, नेक्स्ट SiF4 का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ SiF4। अच्छा, CCl4 की हाइड्रोलिसिस को बोला जाएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्योंकि सारे Cl बॉन्ड नहीं टूटे थे, है ना। तो कैसे कैसे केसेस को पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का एक्चुअली मतलब क्या है, जब जो कंपाउंड गिवन है उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना हो पाए। कंप्लीट जैसे तुमने CCl4 में देखा, सारे Cl नहीं हटे, तो वो भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो गई। या फिर जैसे कंपाउंड के 10 मोल में से 4 मोल की हाइड्रोलिसिस हो पा रही है, बाकी 6 मोल कुछ और ही कर रहे हैं, मतलब कोई और ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। या 10 में से इवन 9 मोल की हाइड्रोलिसिस हो रही है, 1 मोल कुछ और ही रिएक्शन दे रहा है, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, तो ऐसे को भी क्या बोला जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अभी CCl4 का जो हाइड्रोलिसिस था वो एक्चुअली क्या था, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही था। अब SiF4 देखो, प्लस वाटर, क्या बनेगा, F हटाओ और OH लगाओ। इसकी बात तो समझ में आ रही है कि F हटाएंगे तो OH क्यों लगाएंगे। क्या हुआ होगा, ये इसने सिलिकॉन पे अटैक किया, ठीक है, वाटर लग गया, अब एक बॉन्ड नया बना तो F हटा, लेकिन O पे क्या आया होगा, पॉजिटिव। O पॉजिटिव नहीं रखेगा, एक H निकाल देगा, तो F की जगह क्या आ गए, OH आ गए। समझ में आई बात। हाँ, अभी क्या कह रहा है बेटा, हाँ तब भी होएगी, तब भी होएगी। मैं पूछ रहा हूँ वो बैक बॉन्डिंग में जा रहा है तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन नहीं दिखाएगा, अगर इसमें क्लोरीन सिलिकॉन को दे रहा हूँ, हाँ, तो वो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्यों, F1 बनाते हैं। तो F1 बनाने की इंट्रामोलिकुलर कंडीशन होती है ना कि 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बने, ऐसी थोड़ी कहीं भी इंट्रामोलिकुलर होने लग जाती है, ठीक है। तो SiF4 की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सिलिकॉन के पास, ठीक है। 4 F हटाए, 4 OH आगे, क्या है, SiOH होल 4 प्लस HF। क्लियर है की बात। लेकिन क्या होता है, HF प्लस SiF4 कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, ठीक है। क्या बना, H2SiF6। तो एक्चुअली क्या मिले प्रोडक्ट, SiF4 प्लस वाटर तुम्हें मिला, और जब तक सारा HF SiF4 के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेगा, तब तक कोई नया मोल SiF4 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता है। ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन इतनी फास्ट है, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेट में प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, SiOH होल 4, HF तो सारा कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, तो क्या मिलेगा, H2SiF6। इसमें 2 OH टेबल है, एक 2 OH एक ही इसमें सिलिकॉन में, तो बस वो रूल तो कार्बन के ही लिए हैं, बाकी और जगह भी बताया है। तो वो ऐसे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाने के लिए वो तरीका, वो आयोडीन, वो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स में ना
वो कि तरीका याद रखें, ऐसे नहीं कि कोई रूल है वहां पे, वो ठीक है, वो रूल नहीं है, मतलब वो ऐसे याद कर लिया है कि जैसे कार्बन में होता है तो ऐसे यहाँ याद रखो तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन का तो साइज बड़ा है ना। SiF4 प्लस H2O, तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट क्या मिला, SiOH4 प्लस H2SiF6। दिस हाइड्रोलिसिस इज आल्सो नोन एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही है। क्यों? क्योंकि कुछ तो कॉम्प्लेक्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहां पर हुआ? नहीं हुआ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सो दिस इज आल्सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? H2SiF6 H2SiF। ठीक है, अब देखो, अब सिलिकॉन के कंपाउंड से देखो, चलो SiCl4 प्लस H2O, वही चारों Cl हटाओ, 4 OH लगाओ, बस बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो SiBr4 होएगा तो HBr आ जाएगा, SiI4 होगा तो HI आ जाएगा, बस। ठीक है, नाउ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन हैलाइड्स, SiF4, SiCl4, SiBr4, SiI4, क्या होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस? सबसे ज्यादा SiF4 का ये है। ठीक है, जबकि सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच बैक बॉन्डिंग है, p-pi-d-pi बैक बॉन्डिंग, इवन दैट रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर ये है। क्यों? क्योंकि -I यहाँ डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, -I यहाँ डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो हाई -I की वजह से क्या है, सिलिकॉन पर पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए वो वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि BF3 यानी बोरोन के हैलाइड्स में, जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे, बोरोन के हैलाइड्स में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोलिसिस की पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो यही लुईस एसिडिक ऑर्डर होगा सिलिकॉन के हैलाइड्स का। वाटर के लोन पेयर लेना, ये भी तो एक लुईस एसिडिक कैरेक्टर को ही शो कर रहा है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर लुईस एसिडिक कैरेक्टर और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, दोनों का ऑर्डर याद करते जाना साथ के साथ ही। ठीक है, NF3 हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बट ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाती है, N2O3 एंड HF प्रोडक्ट। CCl4 हाइड्रोलिसिस नहीं होती, बट ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाती है, फॉस्जीन एंड HCl। SiF4 हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, SiOH4, जो कि तुम्हें कुछ याद उसमें रखना ही नहीं, फ्लोरीन हटाने OH लगाने, और साथ में H2SiF6। SiCl4 हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, सिलिकॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास भी है, लेकिन फिर भी कहाँ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, सिलिकॉन के पास। क्यों? सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव है, Cl पे पार्शियल निगेटिव है, तो निगेटिव तो रिपेल करेंगे। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन के ही पास जाएंगे, और क्या बना, SiOH4 प्लस HCl, और ये हो गया इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर, यही इनके लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। पाई बॉन्डिंग पर भारी पड़ रहा है, -I इफेक्ट फ्लोरीन का। ठीक है, एंड इफ यू हैव SiCl4 SiMe4, तो क्या होगा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर, Cl में ज्यादा होगा, क्योंकि Me का है +I और ये क्या है -I। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ बोरोन पर। फिर BF3 हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। क्यों? क्योंकि बोरोन के पास p ऑर्बिटल खाली है,
तो क्या करोगे, F हटाओगे, OH लगाओगे, तो प्रोडक्ट तो पता लग गया, H3BO3 प्लस HF। अब फिर से ये HF आ गया, क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, BF3 के साथ। तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट क्या मिलने वाले हैं, BF3 प्लस वाटर फॉर्म्स H3BO3 प्लस H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। ठीक है, so this is also partial hydrolysis। तो तुम्हें आ गया समझ पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब या तो सारे सराउंडिंग एटम ना हट पा रहे हो या मॉलिक्यूल जो गिवन है उसके सारे मोल्स पार्टिसिपेट ना कर पा रहे हो, दोनों ही कंडीशन को पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोला जाएगा। ठीक है, हो गया। अब BCl3 प्लस H2 क्या बनेगा, Cl हटाओ OH लगाओ, तो H3BO3 प्लस HCl। ऐसे ही यहाँ होगा BBr3 तो HBr, Bi3 तो HI। And what is the rate of hydrolysis of BF3, BCl3, BBr3, Bi3? BI3 का ज्यादा, सबसे ज्यादा BI3, वही जो इनकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, वही इनका रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर है, ड्यू टू P-pi बैक बॉन्डिंग। P-pi बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 का रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सबसे कम है, Bi3 में यू कैन से है ही नहीं P-pi बैक बॉन्डिंग, तो Bi3 का सबसे ज्यादा है। क्लियर? हाँ, एक बात और, अगर ये अल्कलाइन मीडियम में हो रही है हाइड्रोलिसिस, ये H3BO3 को तुम ये लिख सकते हो ना, BOH थ्राइस। अल्कलाइन मीडियम में हो रही है तो क्या बनेगा, ये HCl तो बनेगा ही, बट BOH होल 4 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है। H3BO3 में जो बोरोन है अभी वो भी तो क्या है, लुईस एसिड ही है, वो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं बोरोन का। तो अल्कलाइन मीडियम यानी OH पड़े हुए हैं, तो एक OH एक्सेप्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, BOH होल 4 नेगेटिव। NF3 स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल है। NF3 एक्सप्लोसिव नहीं है, NF3 स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल है। इसमें से NCl3 एक्सप्लोसिव है, बाकी भी दो एक्सप्लोसिव है, वो तुम्हारे NCl3 तो है ही, बाकी जो दो हैं वो तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो एज स्टेबल, वो अमोनिया के सोल्यूशन में स्टेबल होते हैं, और बाकी वो भी ड्राई स्टेट में एक्सप्लोड कर जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे एक्सप्लोसिव हैं, लेकिन वो जो दो है NBr3 NI3 वो ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, NBr3 NI3 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, अमोनिया के सोल्यूशन में करते हैं, ड्राई स्टेट में वो भी एक्सप्लोड कर जाते हैं। ठीक है, तो और NCl3 तुम्हें खास कर याद रखना है। ठीक है, तो NF3 स्टेबल है, बाकी कोई स्टेबल नहीं है, NCl3 एक एक्सप्लोसिव है। बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन जैसी कंडीशन में ये दे देते हैं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में तो नहीं देते, क्योंकि P-pi बैक बॉन्डिंग होती है, बट दे देता है। तो तुमने हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा जाएगा, तुमने मेंशन करना है। ठीक है, जो क्या कहते हैं नॉर्मल बुक्स में यही लिखा हुआ है कि एडक्ट बनता है और हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, लेकिन बट होती है हाइड्रोलिसिस, ये बनते हैं। ये कर दो रब, रब कर दो, कर दो रब।
बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन जो होंगी उनमें क्या कहते हैं BF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन होंगी, तब वो क्या करेगा एडेक्टिव बना लेगा, क्योंकि P5 बैक बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है और इनमें BCl BBr BI3 में है नहीं बैक बॉन्डिंग, तो ये तो इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। लेकिन जब हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछेगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तो थोड़ी सी कंडीशंस थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ाते ही फिर ये हो जाती है, तुम्हें प्रोडक्ट मेंशन करना होगा फिर हाइड्रोलिसिस का। नाउ नेक्स्ट देखो, अब कौन सा नंबर है? 7, ठीक है 7 नंबर। अब देखो BeCl2 की हाइड्रोलिसिस, BeCl2 की हाइड्रोलिसिस, BeCl2 की हाइड्रोलिसिस वही 2 Cl हटाओ 2 OH लगाओ, क्या बना BeOH, हो जाएगी ना हाइड्रोलिसिस, हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और सॉलिड BeOH ट्वाइस जो होता है सॉलिड, वो पॉलीमर होता है, ठीक है सॉलिड। बातें करते रहना तुम लोग, है ना, बातें करते रहना। ये है कि अलग-अलग फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, ये गैस के बाद पॉलीमर भी एग्जिस्ट करती हैं, गैस में पॉलीमर कैसे हो सकता है? गैस में डाइमर होता है। गैस में पॉलीमर कैसे होएगा? गैस में तो बॉन्ड्स कितने वीक होते हैं ना, तो सॉलिड में पॉलीमर है, सॉलिड की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, वो BeCl2 गैस की हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, वो सॉलिड की हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे NaR लिखना पड़ेगा, वो तो जब भी वो सॉलिड BeCl2 भी कहता है तो वो तुमसे सॉलिड BeCl2 बोल देता है, BeCl2 होल एन थोड़ा लिख के बोलता है, वो अंडरस्टूड है तुम्हें कि BeCl2 सॉलिड इज BeCl2 होल एन, ठीक है। तो सॉलिड्स की गैसीय स्टेट में डाइमर होता है, गैसीय स्टेट में डाइमर और उससे थोड़ा सा नीचे वो टेम्परेचर तो क्या कहते हैं ना डाइमर, और हाई टेम्परेचर होता है तो मोनोमर, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में डाइमर भी होता है, मोनोमर भी होता है, बट वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और सॉलिड में पॉलीमर ही होता है। तो BeCl2 वाटर BOH होल ट्वाइस, बट सॉलिड स्टेट में जाएगा वो पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पर भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हुई तो BeOH ट्वाइस सोच रहे थे, बट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, OH निगेटिव पड़े हुए हैं, तो क्या बन जाएगा BeOH होल 4 नेगेटिव -2 आ जाएगा। जो तुमने पढ़े हैं मैकेनिज्म, जैसे SN1 SN2 थे, तो बॉसो की SN1 है, बॉसो की SN2 है, वही सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो स्पेशली हमें सबका लिखवाने लग जाती कि किसकी SN1 है किसकी SN2 है, तो तुम और पागल हो जाते, ठीक है, इसलिए वो सब नहीं लिखवाया। तो वही मैकेनिज्म्स होते हैं। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही तो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है। लेकिन SN1 SN2 के अलावा भी कई सारे मैकेनिज्म है, कहीं पुश पुल मैकेनिज्म है, कहीं कोई सा है, तो वो सब नहीं लिखवाया। फिर तुम कहते नहीं हम नहीं याद कर रहे इस टॉपिक को, सिंपल तुमसे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो इसमें तुम वो याद रखो, ठीक है। तो और तुम्हें सारे लिखवा रही हूँ आसान काम करने के लिए, वो फिर और तुम्हारे लिए मुश्किल काम हो जाता, तो तुम बंद ही कर देते नोटबुक। रब कर दूं ये? अब बेरिलियम का हो गया, किसका करवाएं? नाइट्रोजन का आ जाओ, NCl3
NCl3 का हाइड्रोलिसिस देखो, NCl3 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, पॉसिबल है, हो सकता है क्लोरीन है। क्यों? क्लोरीन क्योंकि नाइट्रोजन के पास भले ही नहीं है लेकिन क्लोरीन के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास है वेकेंट ऑर्बिटल, तो वाटर जाएगा किसके पास? क्लोरीन के पास, ठीक है। तो फिर N के पास कौन जाएगा? H प्लस। भाई Cl पे वाटर आया, अब O पे प्लस चार्ज आया, उस प्लस चार्ज को हटाने के लिए H निकला। N और Cl का बॉन्ड ये टूट चुका है, N पे निगेटिव है, तो H प्लस कहाँ जाएगा? N के पास। समझ में आ रही है बात? Cl पे वाटर आया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, N पे निगेटिव, Cl पे वाटर, O पर क्या आ गया है? पॉजिटिव, पॉजिटिव हटाने के लिए वाटर से क्या निकला? H, वो H कहाँ चला गया? N के पास। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है? तुम्हें हमेशा ये याद रखना है कि जिस एटम पर वाटर अटैक कर रहा होगा, चाहे वो सराउंडिंग है चाहे वो सेंट्रल है, जिस पर वाटर अटैक कर रहा है, जो वाटर का लोन पेयर ले रहा है, उस एटम पर OH आएगा, दूसरे के पास H जाएगा। क्लियर? जिस एटम पर वाटर अटैक कर रहा है उस पर OH, दूसरे पर H। तो अब Cl पर क्या आएगा? OH, 3 Cl, 3 Cl के साथ OH मतलब HOCl, 3 मोल्स ऑफ HOCl प्लस एक N के पास 3 H, क्या बन गया? अमोनिया। तो प्रोडक्ट क्या है NCl3 की हाइड्रोलिसिस के? HOCl प्लस अमोनिया, HOCl प्लस अमोनिया। क्लियर? हो जाएगी हाइड्रोलिसिस? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो फास्फोरस और क्लोरीन दोनों के ही पास है वेकेंट ऑर्बिटल। नाउ द क्वेश्चन इज, फास्फोरस के पास मतलब फास्फोरस पे अटैक करेगा वाटर या क्लोरीन पे अटैक करेगा वाटर? फास्फोरस 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 पे अटैक करना चाहिए। क्यों? पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, यहाँ भी है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, बट हमें पता है नाइट्रोजन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो ये जो पार्शियल चार्जेस है ये क्या है? नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ये। तो यहाँ रिपल्शन नहीं है, कह सकते हो रिपल्शन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? ये पार्शियल चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि फास्फोरस और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? O विल रिपेल विद क्लोरीन, तो उसके पास तो है ना पॉसिबिलिटी जाने की, कहाँ? तो वहीं जाएगा फिर। तो जिस एटम पर वाटर जाएगा उस एटम पर आएंगे OH और दूसरे के पास जाएगा H, तो क्या मिलने वाला है यहाँ? P OH 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 और 3 मोल HCl के। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो एन फैक्टर क्या हुआ H3PO3 का? 3। तो 3 होता है H3PO3 का एन फैक्टर? नहीं होता। तो एक्चुअली क्या होता है इसमें? आइसोमराइजेशन हो जाता है, यू कैन से रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या होगा? लोन पे हमने ले लिया H और ये बॉन्ड चला गया यहाँ। ठीक है, क्यों बन गया P और O के बीच डबल बॉन्ड? क्योंकि ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, P पाई D पाई बॉन्डिंग। कौन सा P पाई D पाई? 2p3d, 2p3d पाई बॉन्ड बना है, जो कि ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये साइजेस 2p और 3d के इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास P डबल बॉन्ड O OH OH और H। तो एन फैक्टर 2 होता है, याद रखें, एन फैक्टर 2 होता है, इसीलिए तो पता लगा कि ऐसा हुआ होगा, वरना कोई सपने थोड़ी आ रहे थे कि नहीं भाई इसने तो ऐसा कर लिया है ना। तो एन फैक्टर 2, क्योंकि ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाता है, इससे पता लगा कि एन फैक्टर 2 है। क्यों एन फैक्टर 2? बन तो ऐसा कुछ रहा था, क्योंकि आइसोमराइजेशन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल P पाई
डी पायरुवेट। क्लियर? तो भाई यहाँ Cl के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है, मतलब Cl पे अटैक कर रहा है, यहाँ Cl पे नहीं कर रहा है, ये भी क्लियर? ओके, कर दो रब कर दो बच्चों, बता दो चैट में। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर आ गया? 10 नंबर 10। तो AsCl3 प्लस H2O क्या करना है, 3 Cl की जगह 3 OH, बिल्कुल किसकी तरह, PCl3 की तरह। ठीक है, एन फैक्टर 3 ही है, यहाँ आइसोमराइजेशन नहीं होता। तो रिमेम्बर H3PO3 और H3ASO3 का स्ट्रक्चर अलग अलग है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट एन फैक्टर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ तो 2p और 4d स्टेबल कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा। 11वां SbCl3 प्लस H2O। तो देखो एंटीमनी और बिस्मिथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये पता लगता है SbCl3 और BiCl3 में। लेकिन ये जो +3 आयन है ये स्टेबल नहीं है, ये +3 आयन स्टेबल नहीं है सोल्यूशन में। सोल्यूशन में जाते ही क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन आयंस की, और क्या बनेगा, SbOCl व्हाइट PPT प्लस HCl। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो 5 मोलर HCl, 5 मोलर HCl अगर हो ना, 5 मोलर HCl अगर हो तो फिर हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, तब +3 आयन स्टेबल रहेगा एंटीमनी और बिस्मिथ का। क्यों? लीच आइडिया प्रिंसिपल, ठीक है। 5 मोलर HCl में ये स्टेबल रहते हैं। तो सिमिलरली विद BiCl3 प्लस H2O BiOCl व्हाइट प्लस HCl, ऐसे सिंगल एरो ही लगाओगे। बस तुम्हें याद रखना है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो 5 मोलर HCl होगा तो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी और हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, तब स्टेबल रहेंगे Bi+3 और Sb+3। ठीक है, वो SbCl3 है, ये SbOCl है। अच्छा, किसने कह रहा है कि 2 Cl हटके 1 Cl ही आया है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, 2 Cl हटके 1 O आ गया, वहां भी 2 Cl हटके 1 O आ गया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखो PCl5 की हाइड्रोलिसिस। PCl5 की हाइड्रोलिसिस तुम्हें पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक्सियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड एक्सियल बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हैं इक्वेटोरियल से। तो पहले स्टेप में क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड्स ब्रेक कर दो, ठीक है, और 2 OH आएंगे, तो वही की 2 OH आए, एक वाटर निकाल दो, निकाल दिया तो क्या बना, POCl3 और 2 HCl। ये जो प्रोडक्ट हैं ये इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं, या यू कैन से पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं। तो PCl5 के इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस से या पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, POCl3 एंड HCl। फिर और वाटर अटैक करें तो तीनों Cl की जगह क्या आ जाए, 3 OH, तो फिर क्या बन जाएगा, H3PO4 और ये 3 HCl, एन फैक्टर 3। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट पूछे हैं या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट पूछे हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट H3PO4 एंड HCl,
या उसने पूछा है सिर्फ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ PCl5, तो ये चारों मतलब तीनों ही हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट हैं PCl5 के, तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या गिवन है। इंटर हेलोजन कंपाउंड, इसके अलावा और तो क्या? जो भी है, इसके अलावा और भी है, इंटर हेलोजन कंपाउंड के अलावा और भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में कौन कौन से टाइप के हैं? ABX टाइप के या ABN टाइप के होते हैं, जिसमें N की वैल्यू हो सकती है 1, 3, 5, 7। तो AB हो गया, फिर दूसरा कौन सा हो गया? AB3 हो गया, फिर AB5 हो गया और AB7 हो गया। ठीक है, तो उसमें तुम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे CLF ले लो, CLF3 ले लो, IF5 ले लो, IF7 ले लो। ठीक है, तो मैं AB लिख लूं, भूल तो नहीं जाओगे बाद में? कोई ऐसा है तो नहीं बाद में भूल जाएगा ये AB क्या है? जितने एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है इन सब पूरे कंपाउंड्स का, वो उतनी कंपाउंड बनते हैं इंटरहैलोजन, जो एकदम याद करना। पिटाई कर दो, ये रब कर दो, एग्जांपल दे दूं ना मैं। CLF तुम्हें क्लियर है ना ये बात कि AB लिखा है तो A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, प्लस वाटर। क्या करना है तुमने? सराउंडिंग एटम को हटाना है और वाटर लगाना है, यानी कि OH लगाना है। तो Cl के साथ आया OH और F के साथ गया HH, कोई दिक्कत नहीं। फिर आया CLF3, ठीक है, टी शेप प्रॉपर्टी होती नहीं है, बताया नहीं बात, शेप वेट के चक्कर में वैसे मैं अभी पढ़ नहीं रही। दो लोन पे पोजीशन पे वाटर, क्या करना है? तीनों F हटाकर 3 OH लगाने हैं, 3 OH लगाने हैं। बट ऐसा मान के चलो कि जैसे कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते ना, तो एक ही OH रखना है, एक से ज्यादा OH नहीं रखने। तो उसके लिए वाटर रिमूव करो, तो वाटर रिमूव किया तो क्या हुआ? क्या बना प्रोडक्ट? HCl। ठीक है, और साथ में क्या था? HF। ठीक है, तो HOCl, फिर HClO2, फिर कौन सा प्रोडक्ट आएगा? HClO3 HiO3, फिर कौन सा आएगा? HiHClO4। वो 7 टाइप का, वो Cl तो बना नहीं पाता है, I ही बनाएगा, HiO4। चौथा वाला प्रोडक्ट वो किससे बनेगा? वो AB7 टाइप के से बनेगा ना, तो AB7 टाइप का क्लोरीन थोड़ा ना बनाता है, क्लियर है ना? ClF7 थोड़ी होता है, BrF7 थोड़ी होता है, IF7 होता है। आयोडीन ही साथ साथ क्लोरीन को होल्ड कर सकता है और कोई नहीं। ठीक है, कर दो यार आप। अब देखें नेक्स्ट कौन सा है? IF5 है ना, शेप पे मत जाना अभी, शेप ठीक है। H2O क्या करोगे? 5 फ्लोरीन की जगह 5 OH लगाओ और फिर क्या करोगे? वाटर तब तक निकालते जाओ जब तक बस एक OH ना बचे। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? वहां कौन सा गया था? HClO2, यहाँ 3 वाले पे आ गए HiO3। तो तुम्हें इतना सब करने की जरूरत है नहीं, याद ही हो जाएंगे। IF7,
1 2 3 4 यहाँ भी क्या करोगे 7 OH लगा दो और तब तक वाटर रिमूव करते रहो जब तक बस एक OH ना बचे। क्या बन जाएगा HiO4। इट्स वेरी सिंपल। AB3 AB5 AB7 4 टाइप के इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स होते हैं और 4 टाइप के ही ऑक्सी एसिड्स होते हैं कि नहीं? नो बस हो गई मैचिंग। ठीक है 4 टाइप के इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड 4 टाइप के ऑक्सी एसिड पहला गया पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ तीसरा तीसरे के साथ चौथा चौथे के साथ। बस काफी है आज के लिए।